नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का प्रकरण ही हिंदी है। आज का हमारा प्रकरण हिंदी है। हिंदी क्या है? हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में एक है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में एक है। आज विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। लगभग 112 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीनी भाषा, जिसका क्या नाम है? मंदारिन। मंदारिन लगभग 110 करोड़ लोग बोलते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी अपनी भाषा हिंदी, जिसे लगभग 70 करोड़ लोग बोलते हैं। मतलब हमारी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे पर मंदारिन और तीसरे पर हिंदी है। भारत के अलावा हिंदी नेपाल में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो में बोली जाती है। ये प्रमुख देश हैं जहां पर हिंदी बहुतायत में बोली जाती है। इसके अलावा अन्य देशों में भी बोली जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो देश हैं जहां की आधी से अधिक आबादी हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी बोलचाल में करती है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी खुद तो हिंदी है, लेकिन इसका ऑरिजिन, इसका स्रोत फारसी भाषा है। वैसे ही मान लीजिए जैसे बच्चा हमारे घर पैदा हो, नाम पड़ोसी रख दें आकर, वैसे ही है कि भाषा हमारी है, लेकिन इसका नाम ईरानियों ने रखा। किसने रखा? इसका नाम ईरानियों ने रखा। कहीं कहीं फारसी को पारसी लिखा भी मिलेगा, पारसी भाषा और ईरानी। पहले ईरान को पर्सिया कहा जाता था और इसकी भाषा को पारसी या फारसी कहा जाता था। अब उसी का नाम, फारस का ही नाम अब ईरान है और उसकी भाषा ईरानी है। हिंदी का शब्द संबंध, हिंदी शब्द या हिंदी भाषा का संबंध सिंधु नदी से है। अब आप कहेंगे सिंधु नदी से कैसे है? तो उसका जवाब है कि ईरानी लोग सा को हा बोलते हैं, सा को हा बोलते हैं। उन्होंने सिंधु को हिंदू या हिंदू कहा। जो सिंधु नदी थी या है, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू या कहा या हिंदू कहा। और उसके आसपास रहने वाले लोगों को, सिंधी लोगों को, जिन्हें हम लोग सिंधी कहते हैं, सिंधु के पास रहने वाले लोग सिंधी, उनको उन्होंने हिंदवी या हिंदी लोग कहा। उन्होंने उनको हिंदवी लोग कहा और उनकी भाषा को हिंदी या हिंदवी कहा। जैसे आप लोग देखते हैं, अभी भी हम लोगों के बोलचाल में, खासकर अवधी क्षेत्र में बोला जाता है हम लोग, इसका ऑरिजिन वहां से है। सप्ताह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हफ्ता कहते हैं। ये वही है, फारसी भाषा से ही ये जो सा है उसको हम हा कहते हैं। यही कारण है कि हम सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। सिंधु से हिंद वैसे ही बना है। ये सबसे मौके पर मौजूद सबसे सटीक उदाहरण है कि सा को हा कैसे बोला जाता है। अब हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है हिंद की भाषा, अर्थात हिंद में रहने वाले लोगों की भाषा। हिंद से तात्पर्य यहां हिंदुस्तान से है, कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? हिंदी। साथियों, अब हम बात करेंगे हिंदी के विकास क्रम पर, कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, वह कौन सी भाषा थी, या कितने स्तर थे जिनके माध्यमों से गुजरकर आज जो हमारी बोलचाल की भाषा है हिंदी, वह हमें प्राप्त हुई। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी का व्याकरण भी संस्कृत का ही व्याकरण है, वहीं से उधार लिया गया है। संस्कृत भाषा दो भागों में बटी। एक थी वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए। वेद किसने लिखे?
वेद महर्षि वेद व्यास ने लिखा। और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत बहुत अधिक कठिन थी पढ़ने लिखने में, लोग इसको समझ ही नहीं पाते थे ज्यादा, इसीलिए कालांतर में लोगों के अंतर्गत पढ़ी जा सकने वाली भाषा का विकास हुआ, जिसे लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत का जो युग है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, जबकि वैदिक संस्कृत का क्या था काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। अब लौकिक संस्कृत में किसकी रचना हुई? रामायण की रचना। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। और क्या लिखा गया? महाभारत। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। मतलब ये दोनों, रामायण भगवान राम से जुड़ा ग्रंथ है और महाभारत में भगवान कृष्ण इसके एक प्रमुख पात्र हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। लौकिक संस्कृत से आगे बढ़ने पर आती है पाली। पाली का जो समय था शुरुआती दौर में वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व था। भगवान बुद्ध का जन्म इसी समय काल में हुआ था। भगवान बुद्ध से जो धर्म निकला, उन्होंने जो धर्म शुरू किया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था त्रिपिटक। क्या था इसमें? त्रिपिटक। 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म। त्रिपिटक, त्रि माने 3, पिटक उनके ग्रंथ तो कौन कौन से हैं? सुत्त, इसी को सूत्र भी कहा जाता है, सूत्र भी लिखा मिलेगा आपको, नहीं समझिए कोई दूसरा था ये। सुत्त, विनय और अभिधम्म। और इसकी रचना की थी मोगलतिस्सपुत्त ने। प्रश्न पूछ भी लिया जा सकता है कि त्रिपिटक की रचना किसने की थी? तो मोगलतिस्सपुत्त ने। और त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? तो सुत्त, विनय और अभिधम्म, ये 3 त्रिपिटक हैं। पाली भाषा से जब आगे का समय बढ़ा तब एक नई भाषा का जन्म हुआ। पाली के बाद जिस भाषा का विकास हुआ वो थी प्राकृत। इसका कालखंड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और इस कालखंड में महावीर स्वामी की रचनाएं, उनके बताए गए उपदेश, उनका प्रकाशन आगम ग्रंथों के अंतर्गत हुआ। आगम ग्रंथों की कुल संख्या 45 या 46 है, कहीं कहीं 45 मिल जाता है, कहीं कहीं 46 मिलता है। इनके वास्तविक रचनाकार 45-46 रचनाएं भी हैं, तो अधिकतर के रचनाकार भी अलग अलग हैं। किसी एक के नाम हम नहीं कह सकते कि नहीं ये एक है। आगम उन ग्रंथों का नाम ही है। जैन ग्रंथ जो लिखे गए उनका नाम ही आगम है। आदि इसलिए लिखे गए क्योंकि जो सबसे पहले लिखे गए इस धर्म ग्रंथ उन्हें हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? आगम। सवाल आ सकता है जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जा सकता है। आगम जैन ये प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। लेकिन यहां पर अपभ्रंश से तात्पर्य प्राकृत का जो नवीकरणीय रूप आया, प्राकृत भाषा का नवीनीकरण जो हुआ उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। इसका कार्यकाल 500 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच था। 500 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच में इसकी रचनाएं पद्मचरित, इसे लिखा था
पद्मचरित को लिखा था स्वयंभू ने। किसने लिखा था? स्वयंभू ने। स्वयंभू की रचना हरिवंश पुराण भी है और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के दौरान ही सौरसेनी, मागधी, मराठी बोलियों का ही विकास हुआ। सबसे पहले इन्हीं बोलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी? सौरसेनी, मागधी और मराठी बोलियों का विकास हुआ। अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट। छोटा सा कालखंड है इसका, कहीं कहीं शामिल भी नहीं किया जाता इसको। किस अपभ्रंश के बाद आता है? सीधे हिंदी। लेकिन अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ट। अवहट्ट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहा जाता है, मतलब अपभ्रंश का भी विकासात्मक रूप, अपभ्रंश का भी एक नया रूप। और इसका कालखंड है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अपभ्रंश की अवहट्ट की प्रमुख रचनाओं में वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका, ये प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की थी। किसने की थी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने। एक रचना और है इसी नाम से, कीर्ति लता, वो भी विद्यापति की है। इस कालखंड में अर्धमागधी, खस, सिंधी, गुजराती आदि बोलियों का विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं यहां मागधी का हुआ था, अब मागधी में भी पार्ट बन गया, क्योंकि मागधी का क्षेत्र यहां कुछ लोगों को बोलने में अपनी आसानी के लिए उन्होंने इसको सेट कर लिया और इसको एक नया नाम दिया गया जो है अर्धमागधी। इसके बाद हमें हमारी अपनी भाषा मिली हिंदी। 1100 से फिर हिंदी का विकास शुरू हुआ, जिसमें यहां इसका तात्पर्य खड़ी बोली से मुख्यतः है। यहां से खड़ी बोली में भी रचनाएं मिली। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत दो भागों में बटी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हिंदी। तो यह हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। हिंदी हमें संस्कृत से शुरू होकर एक काल के अनुसार लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट के बाद प्राप्त हुई है। यहां से हिंदी में खड़ी बोली में साहित्य की रचना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम कैसे है। जब हमें हिंदी की प्राप्ति हो गई तो हिंदी कैसे किन भागों में बटी और उसका विकास कैसे हुआ। तो हिंदी 3 भागों में, इसका अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आदिकालीन हिंदी का कालखंड 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में है। कब से कब तक? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इसकी प्रमुख रचनाएं प्रद्युम्न चरित, ये ब्रज भाषा में लिखी गई, और चांदायन, ये अवधी में लिखी गई। मध्यकालीन हिंदी का कालखंड 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है।
इसमें सूरसागर की रचना सूरदास जी ने की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। बीजक संग्रह है कबीरदास जी की शिक्षाओं का। सुदामा चरित आदि की ग्रंथों की इसमें रचना हुई। तीसरे कालखंड में आधुनिक हिंदी आती है, जिसका कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक है। जो अब तक चल रहा है ये सब आधुनिक हिंदी के अंतर्गत है। शुरुआती रचनाओं में इसकी सुखसागर, रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। एग्जाम में पूछा जाता भी है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा क्या नाम है। तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित। प्रेम सागर और नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती। यहां से आधुनिक हिंदी की रचनाएं शुरू हो जाती हैं। सवाल यहां से ही पूछा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के शुरुआती काव्य कौन कौन से हैं, शुरुआती ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये चारों, सुखसागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर और नासकेतोपाख्यान। इसके रचनाकार सुखसागर के मुंशी सदासुख लाल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनके रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखा? इंसाअल्लाह खां ने। प्रेम सागर की रचना की लल्लू लाल ने। और नासकेतोपाख्यान की रचना की सदल मिश्र ने। तत्कालीन राजाओं महाराजाओं की भी साहित्य में रुचि थी, जिनमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम प्रमुख है। राजा लक्ष्मण सिंह, ये दो नाम प्रमुख हैं जिनकी हिंदी साहित्य में रुचि थी और इन्होंने अपना पूरा योगदान हिंदी साहित्य को समर्पित किया, हिंदी भाषा को समर्पित। और हम बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात हिंदी के स्वरूप पर। जब भारत को आजादी मिल गई तब हिंदी का स्वरूप क्या था, अर्थात हिंदी के संवैधानिक दृष्टिकोण पर, कि हिंदी को संविधान से क्या मान्यता मिली। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। दे देगा 21, 22, 24, 23। एक क्रम की संख्या इसलिए दे देता है कि इसी में भ्रम पैदा हो जाए, 21 है कि 22 है, पता नहीं 23 हो गई हो, बढ़ ही गई हो। तो इसका सही उत्तर है 22। हिंदी को, और ये इन 22 भाषाओं में हिंदी एक प्रमुख भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, नोट कर लीजिएगा, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को इसको लागू किया गया था, घोषित किया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं।
कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। राजभाषा के बारे में, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसके बारे में संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक तथ्य वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के तथ्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 343 के भाग 1 में सबसे पहले, कहीं कहीं भाग 1 मिलेगा, कहीं कहीं का मिलेगा। इसके अनुसार भारत संघ, क्योंकि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अर्थात जो हिंदी हम लिखेंगे उसकी लिपि क्या होगी? उसकी लिपि होगी देवनागरी। देवनागरी हिंदी की ही नहीं, देश की कई अन्य भाषाओं की भी लिपि है। ऐसा नहीं केवल हिंदी की लिपि है, ये कई अन्य भाषाओं की लिपि है। तो 343(1) के अनुसार हमारे देश की, भारत संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अब हम हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। किस विषय पर? अब हम हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, उस भूभाग पर चर्चा करेंगे जिस पर मुख्यतः हिंदी बोली जाती है। अधिकतर लोग वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग अपने बोलचाल में करते हैं। तो हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र गंगा यमुना का मैदानी भाग है। वह भाग गंगा यमुना का जो मैदान में जब गंगा यमुना बहती हैं, उस भाग के आसपास की जो आबादी है वह अपनी बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत भारत के 9 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, जानते ही हैं गंगा जी उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न जिलों से होकर आगे बढ़ती हैं। उत्तराखंड यहां से निकलती ही हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इनके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी, दिल्ली। गंगा जी तो नहीं, लेकिन दिल्ली में यमुना जी का प्रवाह होता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी बहुतायत बोली जाती है। यहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 90% तक है। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में अलग बोलियां भी बोली जाती हैं, भाषाएं भी कुछ है, लेकिन इनका भी प्रमुख यहाँ जो बोलने का, अपनी बात को कहने का ढंग है, वो हिंदी भाषा में ही होता है। और हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का विस्तार कहां तक है। देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हिंदी भाषा का विस्तार, हिंदी भाषा का विकास कहां से कहां तक हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो उत्तर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ से दक्षिण में मध्य प्रदेश के खंडवा तक है, मध्य प्रदेश के खंडवा तक है। और पूरब में बिहार के पूर्णिया जिले से हरियाणा के अंबाला तक है। ये वो क्षेत्र है जहां पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषी लोग रहते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देश के अन्य भागों में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन ये वो भाग हैं, देश के वो भाग हैं ये जहां पर हिंदी ही प्रमुखता से बोली जाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूं। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ हम सब फिर एक साथ होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।